हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर राजेश कुमार साहु, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जेएलए कॉलेज महेंद्रनगर। और मैं आज आपके सामने एक नए वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ बीए सेमेस्टर 4 CC 9 पेपर के अंतर्गत जो है आज नया टॉपिक जो है मुग़ल काल की जो है सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। यानी मुग़ल काल में जो है जितने भी सम्राट और राजा लोग थे, उन राजाओं ने जो है उनके समाज में कैसी उनकी स्ट्रक्चर थी, तो उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सामाजिक जीवन, क्योंकि मुग़ल काल का जो है सामाजिक जो ढांचा जो था वह सामंतवादी वादी व्यवस्था पर ही आधारित था, और जिसका प्रधान जो है सम्राट था। इनके नीचे जो है सामंत होते थे, और जिन्हें कई प्रकार की जो है सुविधाएं भी जो है उन्हें प्राप्त होती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज परिवार के सभी सदस्यों के जो है रहन सहन जो है बहुत ही ऊंचा स्तर था। लेकिन मुग़ल दरबार में चारों ओर हम देखते हैं कि विलासिता का जो है राज्य के रूप में प्रतिष्ठापित था। तो मुग़ल सम्राटों के महलों पर जो है करोड़ों रुपये या अति अनगिनत खर्च भी होता था। और मुग़ल सम्राट और उनके सामंत जो थे, उनके चरित्र से उनकी रानियाँ यानी उनकी पत्नियाँ, रक्षिकाएँ, अंगरक्षिकाएँ, दासियाँ और पुत्रियाँ जो है भली प्रकार से बहुत लोगों से जो है परिचित थी। इसलिए राजमहल में जो है बहुत ही कड़ा पर्दा और व्यवस्था जो है व्यवस्थित किया था। और उसके कड़ा व्यवस्था होने के बावजूद भी, यानी नियंत्रण होने के बावजूद पर भी जो है वहाँ पर बहुत कुछ ऐसे घिनौने व्यभिचार जैसी प्रथा भी प्रचलित थी। और वहाँ हम देखते हैं कि मदिरा पान और अन्य मादक वस्तुओं का भी सेवन जो है बहुत प्रचलित था। तो इस तरह से देखते हैं राज परिवार में भी कुछ महिलाएं भी ऐसी थी जो नाम के जो है सभ्य और अच्छी रुचि रखने वाले जो है प्रतीत होते थे। क्योंकि उनमें से जो कुछ नाम है, जैसे बहुत ही सभ्य महिलाएं थी जो सलीमा बेगम, जहाँ आरा, रोशन आरा, नूरजहाँ, जबूनिसा इत्यादि से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कुछ सभ्य और शिक्षित महिला थी जो अपने समाज में जो है एक अच्छे लेखन का भी जो है कार्य किया था। तो इस तरह से हम ये सब देखते हैं कि मध्यम वर्ग के अंतर्गत हम देखते हैं कि मध्य श्रेणी में बहुत सारे ऐसे लोग होते थे, जैसे धनी, सौदागर, कर्मचारी और छोटे छोटे सामंत भी जो थे वो बहुत अधिक संख्या में भी थे। और सौदागर लोग अपनी संपत्ति को क्या करते थे, छुपा कर रखते थे, ताकि सूबेदार लोग ऐसा अन्य शासक के धन को जो है छीन ना ले। तो इसके एवज में जो है छुपा कर धन रखते थे। और छोटे मनसबदार जो होते थे वो बहुत ही फिजूल खर्ची, शान शौकत और दिखावे में बड़े ही सामंतों की नकल भी करते थे। यानी उनके बड़े बड़े जो सामंत होते थे उनका नकल भी जो है ये लोग किया करते थे। तो इस तरह सब देखते हैं कि ऋण भी लेना अगर पड़े तो फिर भी वे दिखावे से कम हिचकिचाते नहीं थे ये। और इस तरह से देखते हैं कि मध्यम वर्ग में भी जो है शराब पीने का रिवाज जो है बहुत था। विशेषकर जो है मुसलमानों में, कायस्थों में और खत्रियों में ठाट बाट से और बहुत ही साज श्रृंगार के द्वारा जो है इत्यादि में जो है ये लोग भी बहुत रुचि रखते थे। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा निम्न वर्ग में अगर हम देखते हैं कि श्रेणी में जो है कृषक और दस्तकार, छोटे व्यापारी और दुकान, निजी सेवक जो होते थे और दास होते थे। इस तरह से निम्न वर्ग के अंतर्गत जो है ये लोग मुग़ल कालीन जो है समाज की व्यवस्था पर आधारित था। इन लोगों का जीवन बहुत ही कठिन और दयनीय स्थिति थी। किसानों की स्थिति तो एकदम अत्यंत खराब ही थी, क्योंकि ऐसी स्थिति इनके पास पहनने के कोई अधिक पर्याप्त जो वस्त्र होते थे वह नहीं होते थे। और ऊनी वस्त्र और जूतों की कल्पना भी तो ये लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह ऊनी वस्त्र और जूते की कल्पना करना इनके बस की बात नहीं थी। तो इस तरह से देखते हैं कि मजदूरों में भी देखते हैं कि बहुत कम होती थी, यानी मजदूरी बहुत कम होती थी मजदूरों की। और उन पर सामंतों तथा सरकारी अफसरों का भी जो है जुल्म भी ढाए रहते थे और बहुत ही जुल्म शोषण भी किया करते थे। कभी कभी देखते हैं इन लोगों से ज़बरदस्ती जो है काम भी लिया जाता था, जिसको बेगारी भी कहते थे। मजदूर नाम मात्र की ही मजदूरी जो था बहुत ही नाम मात्र को दी जाती थी। तो इस तरह से देखते हैं कि मुग़ल काल में जो है यानी
उच्च वर्ग, मध्यम और निम्न वर्ग के अंतर्गत था। लेकिन मुगल कालीन हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में, क्योंकि मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति तो बहुत ही स्थिति जो है पहले से बहुत खराब होती चली गई थी, क्योंकि इस समय जो है व्यवस्था जो थी वह पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह इत्यादि जो है बहुत अधिक तेज़ी से फैली और इसका विस्तार हुआ। और खासकर विशेषकर हम देखते हैं कि यह प्रथा जो था उच्च वर्गों की कन्याओं का जो है विवाह में जो है राजनीतिक सुविधा की दृष्टि से होता था, ना कि उनके मानव भावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाता था। तो इस तरह से देखते हैं उन्हें अपना जीवन जो है उपेक्षा और बड़ी अपमान और अनादर के वातावरण में जो है व्यतीत करना पड़ता था इन महिलाओं को। तो और कई बार अपने पति की मृत्यु के बाद भी जो है उन्हें सती भी होना पड़ता था। तो हम देखते हैं कि आईने अकबरी में भी जो है निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है कि सम्राट अकबर ने सती प्रथा को सुधारने का प्रयास किया था, लेकिन कोई विशेष सफलता भी नहीं मिली। और यहाँ तक हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विशेष सफलता तो नहीं मिली, लेकिन अबुल फजल ने लिखा है कि उसने अकबर ने विवाह संबंध में बहुत सारे ऐसे योजनाएं और नियम भी बनाए। और उस तरह से देखते हैं कि बाल विवाह और जो अनुलोम विवाह के ऐसे बहुत सारे से थे, तो उस विवाह को जो है बंद करवा भी दिए थे जहाँ तक संभव हो सका। लेकिन निम्न वर्ग में देखते हैं कि निम्न वर्ग की स्त्रियों की स्थिति उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जैसे पहले यानी, लेकिन उन्हें घर से बाहर निकाला तो जाता था, लेकिन उसे पैरों पर खड़ी हो सकती थी। पैरों पर खड़े होने के बाहर जो है निम्न वर्ग की स्त्रियां जो है निकल सकती थी और अपनी रोजी रोटी कमा सकती थी। लेकिन यही वहीं पर जो है धनी वर्ग के लोग जो है उनकी महिलाएं जो है नहीं निकल पाती थी। तो बहुत सारे ऐसे महिलाएं जो थी उस समय बहुत जो राज परिवार से राजवंश से जो संबंध होते थे, तो उन महिलाओं में बहुत सारे से शिक्षित और बहुत अच्छा प्रशिक्षण भी दिया जाता था, शिक्षा दीक्षा दिया जाता था, जिसके कारण उदाहरण के लिए हम जैसे नाम ले तो गुलबदन बेगम, जबूनिशा, मेहरुनिशा, जहांरा, रोशन आरा, ऐसे बहुत सारे से मतलब कि राजकुमारियाँ थी जो उस समय जो है एक लेखन का भी कार्य किया और बहुत ही विदुषी महिला भी थी। तो हिंदू और मुसलमानों को भी हम देखते हैं कि दोनों जो है इस स्त्रियों में जो है आभूषणों पर बहुत खर्ची करती थी। मुगल काल में हम देखते हैं कि जाति जो जन्म से मानी जाती थी उसे पैसे से नहीं बल्कि प्रत्येक जाति के अपने रीति रिवाज और संस्कार थे, जिसका अनुकरण करना या बड़ा कठोरता से जो है किया जाता था। उसका अनुकरण बहुत ही कठोर तरह से किया जाता था, क्योंकि अन्य जातियों के साथ खाने पीने और विवाह संबंधी मामलों में बड़ी ही कठोरता भी होती थी। तो इस तरह से स्त्रियों की स्थिति मुगल काल में जो है बहुत ही अच्छी लगभग थी, लेकिन उतनी बुरी नहीं थी जितनी जो है पहले हुआ करती थी। लेकिन हम देखते हैं कि रीति रिवाज के बारे में मुगल काल में कि हिंदुओं में जो है छठी, मुंडन, मुंहजुट्ठी और विद्या का जो आरंभ, विवाह, श्राद्ध, ये सब संस्कार थे हमारे हिंदुओं में। लेकिन मुसलमानों में जो है अपने त्यौहार को तो उत्सव मनाते थे, लेकिन जिनमें अकीका और बिस्मिल्लाह के विवाह चाहलुम का मुख्य रूप से मानते थे, क्योंकि अकीका बच्चे का जन्म का उत्सव होता था और बिस्मिल्लाह जो होता था वो शिक्षा आरंभ को कहते थे, और चाहलुम जो है मृत्यु के 40वें दिन के रूप में जो है मनाते थे। तो इस तरह से सभी के हिंदू और मुसलमानों का जो संस्कार था, जो उनका समाज में जो परंपरा थी, रीति था, तो उसके अनुसार जो है दोनों हिंदू मुसलमान दोनों किया करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेले और उत्सवों के बारे में, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों दोनों ही जो है कई मेले और त्यौहार को एक साथ ही जो है मनाते थे। हिंदुओं में भी देखते हैं कि मुख्य त्यौहार होली और दिवाली, दशहरा, शिवरात्रि, मकर संक्रांति होते थे। और इसके अलावा जो है पुरी, प्रयाग, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर, वहाँ पर जो है तीर्थ स्थान थे जहाँ बहुत से लोग जाते थे। और कुंभ के मेले में यानी कुंभ के मेले के अवसर पर हजारों की संख्या में लोग जो है इकट्ठा होते थे और उस मेले के और जो है उत्सव जो है बहुत ही चाव से जो है मनाते थे। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि मुसलमानों में जो है ईद उल जुहा और ईद उल फितर, शब बारात, मुहर्रम, मिलाद उन नबी, ये सब मुख्य त्यौहार जो है मुसलमानों के थे। लेकिन औरंगज़ेब ने यहाँ तक देखते हैं कि औरंगज़ेब ने जो है मुहर्रम के
जुलूस को जो है बंद करवा दिया था। यहाँ तक कि खलीफा के जन्म दिवस के अवसर पर भी जो है यानी मिलाद उन नबी कहते थे, वो सब सारा पर जो है। लेकिन नौरोज़ त्यौहार अमीर लोग बहुत ही शान शौकत से जो है मनाते थे, बहुत ही चाव से रुचि भी रखते थे। मुसलमान सूफी संतों की यादगार में जो है उर्स के मेला यानी उर्स का उत्सव भी जो है मनाते थे। तो इस तरह से देखते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों में जो है मेले और उत्सवों का जो है पूजा पाठ पूजा पाठ का जो विधि विधान जैसे हिंदुओं में था वो हिंदुओं में जो है प्रचलित था, लेकिन मुसलमानों में जो है जो अपने अल्लाह को के बारे में जितनी इबादत करना ये सब सारी चीज़ें जितनी थे सभी लोग जो है अपने समाज में अपने दायरे में होकर जो है किया करते थे। यहाँ तक भी कुछ जो है हिंदू और मुसलमान भी कुछ त्यौहार जो है साथ मिलकर भी जो है कुछ मनाते थे। और इस तरह से देखते हैं मनोरंजन के अगर साधन के बारे में अगर हम देखते हैं कि मुग़ल बादशाहों और दरबारियों में जो है पशु युद्ध जो है बहुत ही लोकप्रिय होता था और उस तरह से राजाओं और महाराजाओं बड़े चाव से भी ये सब पशु युद्ध को जो है देखने का शौकीन भी रखते थे। और जिसमें से हम देखते हैं कि हाथी, भैंसे, गेंडे इत्यादि पशु पक्षी होते थे, सभी को आपसी जो है युद्ध करवाते थे। और अकबर हम देखते हैं कि अकबर को जो है आदमियों के तलवार युद्ध देखने का बड़ा शौक़ रखता था। यानी आदमियों का यानी मनुष्यों के साथ जो है लड़ने का जो शौक़ था यानी तलवार युद्ध देखने का बहुत ही शौकीन थे हमारे अकबर। ये सब मनोरंजन जो था जहांगीर और शाहजहाँ काल तक भी चलता रहा, ये सब सारी व्यवस्था। लेकिन मनोरंजन में हम एक और देखते हैं कि कुश्ती लड़ना, पोलो खेलना, कबूतर उड़ाना ये बहुत मनोरंजन का भी एक लोकप्रिय साधन था। और लेकिन सबसे लोकप्रिय जो था वो कबूतरबाजी था। और कहा जाता है कि अकबर जो है अपने जो कबूतरबाजी अपने एक शिक्षक से सीखी थी, क्योंकि उनके शिक्षक जो है कबूतरबाजी करने के लिए सिखाया गया था। और जिस समय जो है यानी अकबर सिंहासन पर जब बैठे तो 20,000 से भी अधिक कबूतर पाले हुए थे अकबर। इस समय शतरंज का खेल भी जो है बहुत ही लोकप्रिय मनोरंजन का साधन था, क्योंकि आईने जो है अकबरी में जो है आईने अकबरी में जो है लिखा गया है कि चौपड़ का खेल जो था मोटे कपड़ों पर जो है खेला जाता था। और इस तरह से हम देखते हैं कि मोटे पर जब कपड़े पर खेले जाते थे तो बड़ा ही चाव से जो है लोग खेला करते थे। और हम समाज के अंतर्गत हम एक और टॉपिक पर चर्चा करना चाहेंगे कि खान पान और वेशभूषा भी जो है वो कैसी थी, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों की रुचि भी बहुत जो है अंतर के रूप में था, क्योंकि हिंदू अधिकतर जो है शाकाहारी होते थे उस समय और मुसलमान जो है मांसाहारी। लेकिन ये सब जो है हम देखते हैं कि इसका प्रयोग भी जो है यानी दूध का जो है प्रयोग जो था बहुत सभी लोगों का ही प्रिय था, हिंदू और मुसलमानों का। वस्त्र पर जो लंबा कोट, तंग पजामा, पगड़ी ये सब सारे जो बांधते थे। टोपी का भी प्रयोग करते थे, क्योंकि टोपी पहनना बड़ा शौकीन रखते थे। कमर पर जो है रेशमी रुमाल भी बांधते थे। और अमीर लोग जो थे वह जूते, हार और कटार भी पहनते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि मुग़ल कालीन समाज में जो है चांदी, मखमल, खिलखा आदि इत्यादि का जो है प्रयोग भी करते थे। और साधारण लोग तो नहीं कर पाते थे, क्योंकि साधारण लोग के बस की बात नहीं थी, ना ही कीमती वस्त्र खरीद सकते थे और ना ही पहन सकते थे। तो ये सब जो अधिकतर जो है लोग धोती ही पहनते थे, जो सामान्य वर्ग के लोग होते थे। तो मुसलमानों में जो है कुर्ता और पजामा तो पहनते थे, लेकिन मुस्लिम महिलाएं थे जैकेट कुर्ते के साथ जो है गरारा या पजामा जो है महिलाएं पहनती थी। और इस तरह से देखते हैं कि सिर पर जो है दुपट्टा ओढ़ती थी। और ये सभी लोग जो है आभूषण पहनते थे, यानी आभूषण पहनने का शौक़ हिंदू और मुसलमानों में जो है दोनों जो है बड़ी चाव से लोग पहना करते थे। तो इस तरह से देखते हैं कि सामाजिक जीवन यानी मुग़ल काल का जो सामाजिक जीवन था एक बहुत ही हिंदू और मुसलमानों का एक कॉम्बिनेशन था। और अपने अपने दायरे में रहकर जो है अपने सारी समाज के दायरे में रहकर जो है समाज का उत्थान और खान पान हो या रीति रिवाज हो, परंपरा हो, उत्सव मेला जितनी भी सारी व्यवस्था थी सभी बड़ा चाव से जो है अपने मनाते थे। लेकिन इसके बाद हम मुग़ल काल का चर्चा करेंगे कि मुग़ल काल का आर्थिक जीवन पर, क्योंकि मुग़लों के
शासनकाल में हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों भी का उदय हो रहा था और उन नगरों में बहुत ही समृद्धशाली यानी बहुत ही धन संपन्न यानी समृद्धशाली पर थे वो थी नगर, क्योंकि 1585 ईस्वी में हम देखते हैं कि फिंच महोदय ने लिखा है कि आगरा और फतेहपुर जो था फतेहपुर सीकरी जो था भारत के दो महान नगर है। यानी उन्होंने बताया ये दोनों जो है लंदन से भी बड़े हैं और उनकी जनसंख्या भी था वो भी जो है सबसे अधिक है। अबुल फजल बताते हैं कि गुजरात का अहमदाबाद जो था शहर जो था वो संसार का सर्वश्रेष्ठ नगरों में गिना जाता है। तो इस तरह से उसके अलावा हम देखते हैं कि बनारस, पटना, राजमहल, हुगली, बर्धमान, ढाका ये सब इत्यादि का देखते हैं कि इसके ये थी ढाका, चटगांव ये सब जितने देखते हैं बड़े समृद्धशाली नगर के रूप में था। और यहाँ तक हम देखते हैं इसके बाद जो है कि बनारस, पटना, राजमहल जितने भी थे वो एक प्रसिद्ध यानी जो है एक व्यापारिक केंद्र के रूप में जो है प्रतिष्ठापित भी था। क्योंकि उन शहरों में जो है व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छे, सुदृढ़ और सुव्यवस्थित रूप से चलते थे, जिसके कारण से वह नगर या शहर जो था वो समृद्धशाली बनते गए। वहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान या ईरान या ततार के जो व्यापारी था वो चीज़ें जो है खरीदने और बेचने के लिए बड़ी संख्या में जो है आते जाते थे इन शहरों में। तो इस तरह से देखते हैं आर्थिक जीवन के अंतर्गत जो है हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कृषि व्यवस्था, क्योंकि कृषि व्यवस्था भारत के लोगों का मुख्य उद्योग जो था वो कृषि ही था। और भारत के कई भागों में जो है हम देखते हैं कि रेशम और रुई की जो है कि खेती भी की जाती थी। यहाँ तक हम देखते हैं कि मुगल काल में तंबाकू की खेती हिंदुस्तान से शुरू की गई, लेकिन कहीं कहीं इसकी सिंचाई भी जो है की गई। तो इस तरह से देखते हैं कि धान, गेहूँ, जौ, ईख, तिलहन, दलहन और अफीम, पान, सिंघाड़ा इत्यादि का मुख्य जो फसलें थी वो मुख्य फसलों का जो है व्यापार व्यवसाय भी जो है किया करते थे। तो चावल अधिकांशतः जो था असम, बंगाल, उड़ीसा, बिहार और पूर्वी तट और पश्चिमी तट इत्यादि से जो है फसल जो है उगाया जाता था और वहाँ उपजाया जाता था। तो गेहूँ जो था वो पंजाब और मध्य प्रदेश, आगरा में भी पैदा की जाती थी इन अनाजों को। बाजरा जो था वो अजमेर, गुजरात और खानदेश में जो है प्रसिद्ध था इस समय। कपास, गन्ना ये सब पैसा देने वाली अर्थात नकदी फसलें मानी जाती थी, क्योंकि कपास, गन्ना नकदी फसल था और इस तरह से देखते जिन्हें कामिल या जिनसे आला भी कहा जाता था इसे। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि कृषि के अंतर्गत जो इसके अलावा खनिज पदार्थ में भी देखते हैं हम कि नमक, चीनी, अफीम, नील और शराब का भी जो उत्पादन किया जाता था। मध्य भारत में हम देखते हैं कि राजपूताने के खानों से जो है तांबा का खाने जो है निकाला जाता था। तो लोहा भारत के विभिन्न भागों में भी जो है पाया जाता था। तो नमक जो था वो पंजाब की सांभर झील और समुद्र के पानी से भी जो है प्राप्त किया जाता था। और हम देखते हैं कि अच्छी किस्म के चीनी जो था वो बंगाल से प्राप्त होती थी, लेकिन जो अधिकांश लोग जो था वो सिरे से गुड़ का प्रयोग बनाते थे, क्योंकि चीनी बहुत महंगी होती थी इसलिए केवल धनी लोग उसे जो है खरीदते थे और जो सामान्य वर्ग के लोग होते थे तो वो सिरे से ही जो है गुड़ बनाते थे और उसी का प्रयोग किया करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि उद्योग व्यवसाय के बारे में कि बंगाल जो था वो कपड़े बनाने का जो व्यवसाय था एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध नगर के रूप में था। फ्रांसिस्को और पेलसाट ने भी इसके बारे में जो लिखा है उद्योग व्यवसाय के बारे में कि बंगाल जो था बंगाल में जो है सोनार गांव और जो चबासपुर जो था वो प्राय सभी संपूर्ण आबादी जो जनसंख्या था वस्त्र व्यवसाय में जो है लगे रहते थे। और इस तरह से देखते हैं कि बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश, मऊ, काशी, आगरा, पंजाब में भी देखते हैं कि लाहौर, मुल्तान, गुजरात, अहमदाबाद, बड़ौदा, भड़ोच, सूरत इत्यादि ये क्या थे व्यापार व्यवसाय के एक प्रधान यानी मुख्य केंद्र के रूप में प्रतिष्ठापित था। और इस तरह से देखिए चीन, जापान, ईरान, अरब, अफ्रीका, मिस्र इत्यादि देशों में जो है भारत का सूती वस्त्र जो है जाता था यानी जो इन देशों में जो था भारत का सूती वस्त्र कपड़ा जाता था। तो इस तरह से देखते हैं विदेशी व्यापारी भी जो है कपड़ा खरीदने के लिए जो है भारत आते थे और भारत में जाकर जो है व्यापार व्यवसाय करते थे। तो हम इस तरह से देखते हैं कि पंजाब, कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्रों में देखते हैं कि ऊनी कपड़े का व्यवसाय का केंद्र के रूप में प्रतिष्ठापित था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ों से जो है ऊन जो है बहुत
प्रचुर और पर्याप्त मात्रा में जो है मिल जाती थी। इसीलिए जो है इन क्षेत्रों में जो है ऊनी कपड़े जो है बड़ी आसानी से मिल जाती थी। इस तरह से खुरखुरे कंबल और सुंदर जो शॉल था वो कश्मीर और लाहौर में बनते थे। और ऊनी कपड़े के अलावा हम देखते हैं कि जो है गलीचे भी बनते थे। और उद्योग जो वस्त्र उद्योग जो था उस साथ साथ जो है कपड़े की छपाई का भी जो है काम किया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुम्हार जो था वो कुम्हार और बढ़ई का काम आय वाले जो है एक कुटीर उद्योग के मालिक के रूप में था। इनके सामान की काफ़ी खपत होती थी इस समय। दिल्ली, काशी, चुनार इन सब स्थानों में हम देखते हैं कि इन स्थानों में जो है मिट्टी के सुंदर सुंदर चीज़ें जो है बनती थी और इसका जो है खरीदारी की जाती थी। लोग खरीदते भी थे और इसका मनोरंजन के साधन के रूप में जो मिट्टी के बहुत अनेक प्रकार की जो है चीज़ें बनती थी। सरकार के खजानों में हम देखते हैं कि जो है उच्च कोटि के लकड़ी के जो है कारीगर होते थे। यहाँ तक कि कश्मीर और कर्नाटक में भी जो अलंकारिक का काम भी जो है काफ़ी अच्छा होता था। और यहाँ हम देखते हैं कि लोहार लोग जो था तीर, तलवार, कटार, बर्छा, भाले, बंदूक, तोप इत्यादि भी बनाते थे। लेकिन बंदूक और तोप बनाने में जो है उतना निपुण तो नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है लोग जो है पीतल, तांबे और कांसे इत्यादि के जो है बर्तन बनाते थे। उनमें से कई केंद्र ऐसे थे जो बंगाल में जो है कांसे का सुंदर जो है बर्तन भी बनाते थे। तो इस तरह से देखते हैं कि मुग़ल काल में यातायात का जो साधन था वो सड़कें जो था, यानी मुग़ल काल में सड़कें और नदियाँ जो यातायात के एक मुख्य मार्ग के रूप में था। क्योंकि मुग़ल साम्राज्य के सभी प्रमुख केंद्र जो था सड़कों के द्वारा ही जुड़े हुए थे और यह सड़कों सुरक्षा का प्रबंध भी करते थे इन राजाओं के द्वारा। क्योंकि यात्रियों के आराम करने के लिए सड़कों के किनारे जो छायादार वृक्षों का भी कुएँ इत्यादि पेड़ पौधे भी जो है लगवाए गए थे। और इस तरह से हम देखते हैं कि साम्राज्य का प्रमुख व्यापारी मार्ग जो था आगरा से अहमदाबाद होते हुए सूरत तक जाता था। क्योंकि सूरत जो था मुग़ल काल की बंदरगाह एक मुख्य केंद्र के रूप में थी। यहाँ तक कि जहाँ भिन्न भिन्न व्यापारियों ने भी जो है अपनी अपनी कोठियाँ जो है बनाई हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शेरशाह ने जो था साम्राज्य के विभिन्न भागों में प्रमुख नगरों में एक अच्छी खासी सड़कों को भी जोड़ा था। क्योंकि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेरशाह ने ही जो है प्रारंभ करवाया था और बनवाया था। इस तरह से देखते हैं उत्तरी भारत में जो है सिंध, गंगा, जमुना नदियों के मार्ग से जो था वो सारा वर्ष जो था प्रचुर मात्रा में जो है इन स्थानों से जो है प्रचुर मात्रा में जो है व्यापार होता था इन जगहों से। क्योंकि अकबर के हम देखते हैं शासनकाल के शुरुआत में ही देखते हैं कि मुनीम खां ने जौनपुर में एक पुल का बनवाया था। इसी प्रकार जहांगीर और शाहजहाँ ने भी जो थे कई पुलों और कई नहरों का भी जो है बनाया था। और यहाँ जिससे जो प्रजा को काफ़ी लाभ पहुँचे और उस तरह से जो है सिंचाई व्यवस्था, कृषि व्यवस्था जो है किसान कर सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की जो है यानी विदेशी व्यापार में जो है मुग़ल काल में जो है बहुत ही प्रसिद्ध हुए थी। क्योंकि इनका व्यापार जो था एशिया, यूरोप के विभिन्न देशों से भी होती थी। और इसके आयात में जो है सोना जो था, कच्चा रेशम था, यानी घोड़े, धातु यानी हाथी दांत, बहुमूल्य पत्थर इत्यादि जो है का भी जो है आयात किया जाता था। तो इस तरह से देखते हैं कि मुग़ल काल में जो है सामाजिक और आर्थिक जीवन जो है एक बहुत ही सुदृढ़ और सुव्यवस्थित रूप से जो है थे। और इस तरह से जो है मुग़ल काल में जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो था वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो था का समाज जो था अच्छे तौर तरीके से जो है नियम से रहा करते थे। इसलिए जो है आज मैं जो है इसी विषय को चर्चा करके जो है मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में जो है दूसरी टॉपिक पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो इस तरह से जो है हम आज ये मुग़ल काल का जो सामाजिक और आर्थिक जो जीवन था एक बहुत ही जीवन पर्यंत कहानी के रूप में था, जो हम लोग आज उसकी अध्ययन करते हैं, उससे प्रेरित होते हैं कि मुग़ल काल में कैसी व्यवस्था थी। तो इस तरह से जो है व्यवस्था जो है मुग़ल काल का जो था बहुत ही एक अच्छे तरीके से और सुव्यवस्थित और सुदृढ़ रूप से जो है की गई थी। क्योंकि मुग़ल
काल में जो था ये सामाजिक जो जीवन था वह उसका सामंतवादी व्यवस्था पर ही आधारित था, जिसका जो है मुख्य सम्राट जो होते थे और इसके नीचे जो सामंत होते थे। तो उसी आधार पर जो है बनाने का और उसी आधार पर जो है नियम और योजनाएं बनाने का जो है सम्राटों के द्वारा ही की जाती थी।